मिथिलेश तिवारी भी सहयोगी दल में रहे हैं, तो उनके कार्यों को भी हम लोग देखे हैं। ITI कॉलेज, ये जो ITI है और नारायणी रिवर फ्रंट है और इस तरह की और सारी योजनाएं जो धरातल पर हैं, इसके तुलनात्मक कोई कार्य हमको वर्तमान विधायक का नहीं दिखता है। तो इसलिए डुमरिया पंचायत अभी पुस्तकालय से वंचित है। जो हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोला जाना है, तो वो लाइब्रेरी डुमरिया में नहीं खुला। एक मैरिज और उस पोखरा के बगल में नाला का बनना मुझे तो हजम नहीं होगा। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप भारत की पुकार देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें जनता सिर्फ नेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता कहती है और उन्हें सत्ता नहीं बल्कि सेवा चाहिए। तो हमारे साथ हैं आदरणीय श्री रवीश कुंवर जी, जो कि पूर्व में जिला परिषद प्रत्याशी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और युवाओं के चहेते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कैसे हैं सर? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम ठीक हैं। तो दोस्तों, हमारी उपस्थिति जो है वो सिधवलिया प्रखंड के डुमरिया पंचायत में है, जो कि इनके जिला परिषद क्षेत्र संख्या में भी आता है। और इनसे हमारी मुलाकात हुई और उसी संबंधी हम सवाल इनसे कुछ करना चाहते हैं, जो कि पंचायती राज विभाग द्वारा पारित किया जाता है और यहाँ के लोगों के द्वारा कंप्लेन ये भी है कि वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हमने सोचा कि सामाजिक कार्यकर्ता, युवा नेता और पूर्व में जिला परिषद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं होगा। इसलिए हम इनके पास आए हैं और इनसे कुछ सवाल है हमारी, जो कि हम इनके पास रखना चाहते हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, जैसे कि आपने सुना है और हमने देखा भी है आपके क्षेत्र में कि युवाओं को लेकर काफी आप प्रेरित रहते हैं, लेकिन युवा भी आपको बहुत चाहते हैं, युवा भी प्रेम आपसे करते हैं। तो सबसे पहला मेरा एक ही सवाल रहेगा कि युवाओं को आपसे काफी लगाव रहता है, तो युवाओं को आप समाज सेवा और राजनीति में कैसे जोड़ना चाहेंगे? देखिए, युवा अगर समाज सेवा की भावना से आ रहे हैं तो वो निस्वार्थ भाव से लोगों की समस्या को अपनी समस्या मान करके काम करेंगे। इसलिए युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में हम प्रेरित करना चाहेंगे कि वो आए और लोगों की समस्याओं में अपना हाथ बटाएं। राजनीति में जब युवा आएंगे तो स्वच्छ राजनीति की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए हम आशा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि युवा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें राजनीति में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी मुखिया जी हैं, जो कि इस पंचायत के मुखिया, वो भी तो युवा है। क्या आप उनको युवा नहीं मानते हैं? युवा हैं, वो भी युवा है, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन और अगर युवा की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित होगी तो उनको उनके किए कार्यों में अगर एडवाइस की जरूरत है तो युवा बेहतर से बेहतर सलाह देंगे और कमियों को भी बताएंगे, उनको मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, उनका सहयोग भी किया जाएगा। इसलिए युवाओं का राजनीति में और इन्वॉल्वनेस चाहिए। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं युवा हैं, काम भी अच्छे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डुमरिया पंचायत का कार्य है, जो कि पंचायती राज का कार्य होता है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं और कितना लग रहा है कि आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? जैसा कि अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि पोखरा है, उस पोखरा के बगल में नाला है, तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। और आगे की तरफ जब हम बढ़े तो उधर भी देखे कि पंचायत भवन है, उसमें भी पूरा अपना एक अलग तौर तरीका है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। तो इस दोनों के बारे में आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे और इसके शिलान्यास में हम लोग गए भी थे। इस जिस पोखरे की आप बात कर रहे हैं वो अमृत सरोवर के रूप में उसको चयनित किया गया था। अच्छा। कई लाखों की लागत से उसमें काम हुए, लेकिन वो पोखरा आज तक अपना रूप नहीं ले पाया जिस रूप में उसको ढालना था। और उस पोखरा के बगल में नाला का बनना मुझे तो हजम नहीं हुआ, लेकिन इसकी विशेष जानकारी आपको विभागीय लोग और बनाने वाले जिनके देखरेख में वो बना है वही देंगे। उस पोखरा से कितने घर उस पोखरा के पास बने नाले से कितने परिवार लाभान्वित होंगे और अमृत सरोवर में नाला का पानी गिराना कितना उचित होगा, इस बात के लिए जिम्मेवार जो व्यक्ति हैं उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। तो नहीं, तो आपको सीधा मतलब कहने का मतलब है कि उसमें घोटाला हुआ है, यही कह रहा है ना? कि मान लीजिए कि पोखरा है, पोखरा के पास कोई घर नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए ना पोखरा का बना दिया गया कि फोटो खिंचा के चल जाएगा, हो गया काम। इसके लिए आप माननीय मुखिया जी जो है पंचायत के, एक बार उनसे मिलिएगा, वो विस्तृत जानकारी। आप भी युवा कार्यकर्ता है, समाज में रहते हैं, सब चीज समझते हैं, बुझते हैं। पूर्व में आप जिला परिषद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो आप भी तो कुछ बता सकते हैं। हमारी दृष्टि जहाँ तक पहुँच रही है उस नाला से कोई परिवार लाभान्वित नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बना, यही कहना चाहते हैं ना? ठीक है। और एक चीज हम आपसे और पूछे थे कि पंचायत भवन को लेकर
तो उसमें पंचायत भवन में हमने जाना है ये चीज कि उसका सौंदर्यीकरण होता है, पेड़ पौधा लगता है, बगल में मिट्टी का भी थोड़ा डाल के उसको सेव किया जाता है, प्लस उसमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी होता है या और सारा चीज भी होता है उसको भी किया जाता है। तो आप क्या उससे क्या मतलब सहमत है, संतुष्ट हैं? उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो आप मिट्टीकरण की बात की, तो मिट्टीकरण उसमें होता है, अक्सर प्राय हम देखे हैं कि कभी कभी करवाया गया है, लेकिन अगर बढ़िया बारिश हो जाए तो पंचायत भवन में कीचड़ पार करके भवन में प्रवेश करेंगे। पौधारोपण के नाम पर भी पौधारोपण पहले भी हुआ था, अभी वर्तमान समय में भी हुआ है, अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन एक भी पौधा पहले वाला हमको नहीं दिखता है वहां पर, तो फिर से एक यूनिट वृक्ष वहां पर लगवाया गया है। अब उसकी सफलता की हम कामना करते हैं कि सभी पेड़ पौधा लग जाए और उसका सौंदर्य अच्छा हो जाए। भवन की बात कर रहे हैं तो भवन के अंदर अगर आप घूमे होंगे तो देखे होंगे, हम तो देखे हैं, बार बार जाते हैं लोगों के काम को लेके, तो हम उसमें देखते हैं कि उसका सबसे खतरनाक चीज जो है जर्जर वायरिंग उसका बिजली का इतना खराब है कि कहीं पे बोर्ड नहीं है, एक भी बोर्ड उसमें नहीं है, और पूरा तार निकला हुआ है बाहर। उसके बाद से कई जगह तार नंगा निकला हुआ है, जो मतलब 2 फीट 3 फीट के हाइट पर निकला हुआ है, जहां किसी व्यक्ति के शरीर में आसानी से वो सट सकता है। तो जब तक मुझे लगता है कि जब तक किसी व्यक्ति के विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु नहीं होगी, उसका कायाकल्प नहीं बदलने वाला है। इसके संदर्भ में हमने कई बार पंचायत सचिव जो है पंचायत के, उनको भी अवगत करवाया, लेकिन वो लोग विभागीय तकनीकी गड़बड़ी बताते हैं और पता नहीं क्यों, क्या राज है, नहीं करते हैं। यानी पंचायत भवन पर भी वो डाला हुआ है जैसा कि आपने मुझे बताया। तो जब ऐसा तो कोई बिल्डिंग बनता नहीं है सरकार की तरफ से कि जिसमें वायरिंग ही ना करवाया जाए। अगर उसमें तार फैलाया गया है और बोर्ड एक भी नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं विभागीय मिसमैचिंग हुआ है। चाहे किसी के सोलर पैनल के नाम पे बस लग गया है ऊपर, उसका सदुपयोग हो नहीं रहा। नहीं तो अगर उसका सदुपयोग होता तो उस भवन में विद्युत कटने आने का कोई अंतर समझ में नहीं आता। उसमें कर्मी रहते नहीं हैं, उन लोगों की समस्या है कि इसमें विद्युत की कमी है, हम लोगों को पंखा वगैरह लगाने का भी दिक्कत है, और सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे 24 घंटा उसमें विद्युत आपको उपलब्ध रहेगा, ऊर्जा उपलब्ध रहेगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। बस वो आके एक जगह पे खत्म हो गया है, उसका सप्लाई पूरे भवन में नहीं जाता है और नंगा तार है एकदम से, आप देख सकते हैं। कार्य को बताया, लेकिन एक सवाल और मेरा ये भी रहता है कि आप अपने पंचायत के प्रतिनिधियों को लेके क्या सलाह दीजिएगा काम और विकास के संबंधित? हम प्रतिनिधियों को ये सलाह देंगे कि अभी कई योजनाएं अभी कराई जा चुकी हैं, कई पे काम चल रहा है, जो भावी योजना है जो अभी कराया जाना है। जैसे डुमरिया पंचायत अभी पुस्तकालय से वंचित है, जो हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोला जाना है, तो वो लाइब्रेरी डुमरिया में नहीं खुला। एक मैरिज हॉल का बात है, विवाह भवन एक बनाया जाना है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया जाना है। तो हम ये एडवाइस देना चाहेंगे कि उसको पंचायत के ऐसे जगह चयनित करके बनवाया जाए जिससे पंचायत के हर कोने कोने के बच्चे लाभान्वित हो सके, सभी लोग आके लाइब्रेरी में पढ़ सके, इलाज के उद्देश्य से आए हुए लोग अपना इलाज करवा सकें, और विवाह भवन भी ऐसे जगह पे हो जहां अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके। अच्छी बात है, वहाँ पे लाइब्रेरी बनवाना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहिए, इस पे आप अच्छी सलाह दिए। लेकिन सर मेरा एक और भी सवाल ये भी रहता है कि आपका है कि आपके बगल के पंचायत करसघाट के मुखिया को दिल्ली से आमंत्रण आता है, लेकिन आपके जो पंचायत के मुखिया है उनको कहीं से आमंत्रण नहीं आता है, तो इसमें आपकी क्या सोच रहती है, क्या समझदारी है? देखिए, पूरे बिहार में कई हजार 8400 समथिंग मुखिया हैं लोग, जिनमें 4 लोगों को अवसर मिला था, तो ये अवसर सभी लोगों को तो नहीं मिल सकता है। बेहतर कार्य शैली की वजह से उनको बुलाया गया, तो इस पे कोई टीका टिप्पणी किया जाना बहुत उचित नहीं है। लेकिन इस पर हम सलाह देंगे कि जिन कार्यों के उद्देश्य से सरकार योजना चला रही है, आप उस योजना को अगर पूरी तरह से धरातल पर उतारेंगे तो ऐसा अवसर आपको भी जरूर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हो सकता है कि उनको ऑफर कर दिए हो कि ठीक है आपका नाम अंकित कर दे रहे हैं कि आप दिल्ली तक जाइए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसे अपनी यात्रा के दौरान में बहुत से पंचायतों में गए
तो केवल 4 ही मुखिया को क्यों नामित किए? फिर आपके पंचायत में क्यों नहीं आए? बगल के पंचायत से होके चले गए, यहाँ पे नहीं आए, तो ये भी तो सवाल बनता है ना। हाँ, ये सवाल है, लेकिन अब विभागीय लोग जहाँ उनको चयनित किए होंगे, जिस जगह को सुटेबल समझे होंगे वहाँ किए होंगे, लेकिन उन्हें जरूर अगर उस तरह का विकास हम लोग भी देख पाते, अगर मुख्यमंत्री जी ये अमृत सरोवर के कैंपस में आए होते, अगर इस डुमरिया के अमृत सरोवर वाले जगह पे आए होते, तो यहाँ भी जल जीवन हरियाली का एक नज़ारा देखने को मिलता। ठीक बात। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आदरणीय सर हमारे की बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिए, लेकिन सवाल सिर्फ वहीं सीमित नहीं होता है, सवाल आगे भी बढ़ता है। और सवाल ये रहता है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यूथ के आइकन है, और तो हम इनसे जुड़े हुए भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि छात्र के प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा रहता है और छात्र भी इनसे जुड़े रहते हैं। तो सर सवाल ये है कि आप छात्रों के लिए अभी तक क्या किए? देखिए, छात्रों के लिए हमने 2016 में जब मैट्रिक उत्तीर्ण जो भी छात्राएं हुई, तो उन लोगों को प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिला था। जो छात्राएं या उनके अभिभावक मेरे संपर्क में आए, उन लोगों ने मुझे इस बात से अवगत करवाया, तो हमने जिला लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर करके उन सभी लोगों को लाभान्वित करवाने का काम किया। वही घटना दोबारा से दोहराई गई 2018 में भी वंचित कर दिया गया छात्राओं को। तो उसके लिए भी हमने जिला लोक शिकायत का सहारा लिया और प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ भी हमने परिवाद को ले जाके और लोगों को लाभान्वित करवाने का काम किया। पुनः 2021 में भी 2019 और 2020 के छात्रों को जो पैसा नहीं मिला था, उसके लिए हमने 2021 में परिवाद दायर किया और उसके लिए भी हमने छात्रों को लाभान्वित करवाने का काम किया। तो सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में समाज के विकास का असली पैमाना क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इमारतें। ये आधारभूत संरचना सबसे अधिक आवश्यक चीज है समाज के लिए। आधारभूत संरचना कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा प्रथम है, स्वास्थ्य है, सड़कें होनी चाहिए और बिजली होनी चाहिए, उद्योग होने चाहिए। इन सभी अगर मुद्दों पर आप काम करते हैं तो आप एक सफल नेतृत्वकर्ता माने जाएंगे। तो अगर हमको अवसर मिलता है तो हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। मतलब अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ये सारा चीज, लेकिन हम आपसे एक बात और ये भी जानना चाहेंगे कि इनमें से सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? सबसे पहले शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब शिक्षा होगा, स्वास्थ्य भी, बिना शिक्षा के स्वास्थ्य सेवाएं संभव ही नहीं है। तो शिक्षा जब होगा तो लोग अपने अधिकारों को जानेंगे और अपने जीवन शैली को आसान बना पाएंगे। तो सर हम जाते जाते आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिहार विधानसभा अपने चरम सीमा पे है और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत आप आते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता जैसे कि बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के मंजीत सिंह जी हैं और आरजेडी नेता श्री वर्तमान विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी हैं। तो इन तीनों आदमी के बारे में आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है? ये 2016 के बाद से बतौर युवा जदयू के जिला महासचिव हम काम किए, उसके बाद से युवा जदयू के प्रवक्ता के रूप में काम किए। जदयू में होने के नाते मंजीत सिंह से बहुत करीबी संबंध रहा है हमारा, तो हम जितना उनको जान पाए हैं और उनके कार्यों को देखे हैं क्षेत्र में, अगर कार्यों का नाम रखें तो बहुत सारा कार्य है। बंगरा घाट पुल है, सत्तर घाट पुल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मिथिलेश तिवारी भी सहयोगी दल में रहे हैं, तो उनके कार्यों को भी हम लोग देखे हैं। ITI कॉलेज, ये जो ITI है और नारायणी रिवर फ्रंट है, और इस तरह की और सारी योजनाएं जो धरातल पर हैं, इसके तुलनात्मक कोई कार्य हमको वर्तमान विधायक का नहीं दिखता है। तो इसलिए अब तुलना इन लोगों की जनता ही करेगी और आगामी चुनाव में जनता ही इस बात का निर्णय करेगी कि क्या चलने वाला है, विकास चलने वाला है या बात चलने वाला है। ठीक बात। तो हम आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे कि आप किसको देखना चाहते हैं विधायक अपने विधानसभा से? हम अपने विधानसभा में NDA के प्रत्याशी को देखना चाहेंगे। जो NDA से प्रत्याशी होगा वो विधायक निर्वाचित हो। दो दिग्गज नेता हैं, श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी और श्रीमान मंजीत सिंह जी। इन दोनों में से जिनको टिकट मिलेगा वो लोग निर्वाचित हों, हमारी यही शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो थे आदरणीय श्री रवीश कुमार सिंह जी थे, जो कि बहुत अच्छे युवा नेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो दोस्तों यही समाप्त होता है।
फिलहाल इतना ही, आपके साथ अनमोल। धन्यवाद।